आज हम लोग BSOC 108 के बारे में देखेंगे। जो कि आर्थिक समाजशास्त्र है। चलिए उसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। आर्थिक समाजशास्त्र पहले BSOC 108 में कौन कौन से चैप्टर है वो देख लेते हैं। पहले आर्थिक समाजशास्त्र का परिचय है। इसमें समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था होगा। औपचारिकतावाद, तात्विकतावाद, नया आर्थिक समाज, यही थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। समाज जो हम लोग रह रहे हैं वह समाज होता है, लोगों का ग्रुप होता है। संस्कृति उनके द्वारा मनाए गए जो भी पर्व त्यौहार या जो भी होते हैं वो उनकी संस्कृति होती है। अर्थव्यवस्था होती है जो उनके द्वारा कमाए गए पैसे, चाहे किसी भी तरह से। जैसे अर्थव्यवस्था पैसे से रिलेटेड है, जैसे किसी भी संस्कृति में भी पैसा लगता है। कोई त्यौहार करते हैं तो भी पैसा लगता है। तो समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था वही हो गया। जैसे समाज में अर्थव्यवस्था का प्रचलन किसी त्यौहार में भी हो जाता है, और जिस तरह से समाज रहेगा वैसा ही अर्थव्यवस्था होगी। समाज अच्छा डेवलप रहेगा तो पैसा ज़्यादा खर्च होगा। अगर समाज कम डेवलप रहेगा तो कम, तो इसी तरह से वो ऐसा है। फिर औपचारिकतावाद और तात्विकतावाद। औपचारिकतावाद एक तरह से कहते हैं जो पूंजीगत व्यवस्था होती है उसमें औपचारिकतावाद होती है, और तात्विकतावाद जो कि पूंजीगत नहीं होती है, जो सामाजिक होती है, जो समाज के विकास के लिए काम करती है, वो तात्विकतावाद होती है। लेकिन जो व्यक्तिगत विकास के काम करती है वो औपचारिकतावाद होती है। नया आर्थिक समाजशास्त्र यही हो गया। नया आर्थिक समाजशास्त्र में जैसे पश्चिमी देशों में नए नए मशीन उत्पन्न हो गए, तो उस तरह से जो आर्थिक व्यवस्थाएं डेवलप हो गई वो इससे समाजशास्त्र। आगे विनिमय के रूप। विनिमय मतलब आदान प्रदान होता है। जैसे हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो कुछ देते हैं तो वो कुछ देता है, तो विनिमय मतलब आदान प्रदान। कोई चीज़ लेना देना विनिमय होता है, अपने संबंध बनाना विनिमय होता है। तो पारस्परिकता और उपहार। पारस्परिकता मतलब हम अपने समाज में कोई सी चीज़ को कुछ देते हैं, उसके बदले में कभी होता है कि लेने की चाह भी रखते हैं, कभी होता है नहीं भी रखते हैं। मतलब पारस्परिकता होता है संबंध बनाना, समाज के बीच अच्छे संबंध बनाना ही पारस्परिकता होती है। उपहार मतलब जो कुछ हम लोग देते हैं वो सब उपहार में आ जाते हैं। या कुछ उपहार ऐसे होते हैं जो देते हैं तो उससे कुछ पाने की इच्छा नहीं रखते हैं, लेकिन कुछ होता है पाने की इच्छा नहीं रखते हैं, कुछ पाने की इच्छा रखते हैं। तो उपहार में भी कई तरह के होंगे, आगे देखेंगे। विनिमय और मुद्रा। विनिमय मुद्रा। विनिमय मतलब होता है किसी चीज़, विनिमय मतलब वही होता है किसी चीज़ को लेने के लिए हम कुछ देते हैं। मतलब कुछ चीज़ लेना हो, देना हो, तो उसके लिए विनिमय होता है। और मुद्रा का अर्थ हो गया जैसे पैसा हो गया, किसी चीज़ के लिए, किसी वस्तु के लिए जो माध्यम बनता है वो मुद्रा हो जाता है। आगे देखेंगे उसके बारे में डिटेल क्या है। आगे देख लेते हैं उत्पादन, वितरण और खपत प्रणालियाँ। क्या उत्पादन है, कैसे कैसे वितरण होती है समाज में, उसकी कैसे कैसे खपत होती है। जैसे शिकार करना, भोजन एकत्रित करना। पहले के समाज जो होता था वो शिकार करता था, उसको एकत्रित करता था, उसको बेचकर पैसा लेता था, उससे अपना जीवन चलाता था। तो शिकार करना और भोजन एकत्रित करना ये पहले के ज़माना में होता था। जैसे किसी ने शिकार किया, जैसे कि पहले के ज़माना में शिकार करता था कोई, तो किसी भी पशु के खाल होता था उसको बेचकर भी पैसा, मांस को भी बेचकर पैसा, तो वही एकत्रित वो आगे डिस्ट्रिक्ट। पशुपालन और बागवानी। पशुपालन के जरिए भी अपना जीवन चलाता था। कोई बहुत तरह के पशु पालते थे, उससे दूध मिलता था, गोबर मिलता था, उससे भी अपना पालन करते थे। बागवानी से भी कुछ पैसे मिल जाते थे। फूल लगाते थे, फिर घरेलू उत्पाद प्रणाली घर में उत्पन्न करके आगे बेचते थे। कृषक अर्थव्यवस्था जो कि हम समझते हैं पूंजीवादी और समाजवाद, सारा चीज़ का डिस्क्राइब होगा बाद में। फिर आगे देख लेते हैं सामाजिक विकास। आर्थिक समस्या तो संकलन समस्या।
आर्थिक समाजशास्त्र में जैसे हमारे समाजशास्त्र में जो पैसे आ रहे हैं और जिनकी अर्थव्यवस्थाएं हो रही है, उसमें आजकल के क्या क्या समस्याएं हैं, उसमें सामाजिक विकास में वैश्वीकरण, मतलब किसी भी सामान को पूरे विश्व के चारों ओर फैलाना, वो वैश्वीकरण होता है। यही 4 चैप्टर है, अब स्टार्ट करेंगे नया। फर्स्ट चैप्टर समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था। समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के बारे में समझने का कोशिश करेंगे। इसमें उद्देश्य प्रस्तावना तो नहीं होता है, लेकिन तीसरा नंबर अर्थशास्त्र और समाज। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र। इसका तात्पर्य है कि समाजशास्त्र में हम किसी समाज का वर्णन करते हैं, किसी समाज के बारे में जानते हैं। अर्थशास्त्र होता है उस समाज को चलाने के लिए कैसे कैसे की अर्थव्यवस्थाएं, उस समाज को चलाने के लिए कैसे कैसे अर्थव्यवस्थाएं होनी चाहिए। ऐसा समाजशास्त्रियों का मानना था कि जो समाजशास्त्र है वो अर्थव्यवस्था के अनुपातिक होता है। कहने का मतलब जैसा समाज होगा वैसा अर्थव्यवस्था होगा। समाज भी अर्थव्यवस्था के इर्द गिर्द ही घूमते रहता है। जहाँ पर कोई भी सामाजिक लोग होते हैं, वो अपने अर्थव्यवस्था को देखते हुए भी कोई सामान खरीदते हैं, अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए भी कोई सामान खरीदते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ भी अर्थव्यवस्था का प्रचलन है वो समाज के अनुसार ही है। जैसा समाज है वैसा अर्थव्यवस्था है। ऐसा अगर कहें तो समाजशास्त्र समाज का वर्णन करता है, समाज में रहने वाले लोगों का वर्णन करता है, उनकी स्थितियों का वर्णन करता है, चाहे वह स्थिति आर्थिक हो या किसी भी तरह की हो। और अर्थशास्त्र उस समाज को चलाने के लिए उसके साथ हो रहे आदान प्रदान, अर्थव्यवस्थाएं, पैसे, धन दौलत के बारे में बताता है। अर्थशास्त्र पैसे के बारे में बताता है। उसके बारे में हम देख लेते हैं। अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के संबंधों में जैसा कि सामाजिक विज्ञान प्रतियोगिता के तथा प्रतिस्थापन की प्रवृत्ति के स्थान पर पारस्परिक सहयोग और संपर्क की प्रवृत्ति अधिक है। आर्थिक परिदृश्य सामाजिक दृष्टिकोण रखते हुए विचार किए जाने की आवश्यकता है। आर्थिक परिदृश्य पर सामाजिक दृष्टि को केंद्र में रखते हुए, मतलब समाज को केंद्र में रखते हुए ही आर्थिक परिदृश्य, जैसा समाज होगा वैसा उसका आर्थिक परिदृश्य होगा। समाज कमजोर होगा तो आर्थिक परिदृश्य कमजोर होगा, वो कहने का विचार कर रहा है। कुछ नए समाजशास्त्री आगाह किया है कि आर्थिक परिदृश्य का विश्लेषण सामाजिक अंतर्दृष्टि के बिना अधूरा है। कुछ समाजशास्त्री यह भी कहते हैं कि आर्थिक परिदृश्य का विश्लेषण जो है अगर सामाजिक अंतर्दृष्टि के बिना ही अधूरा है। सामाजिक अंतर्दृष्टि को देखे बिना आर्थिक परिदृश्य का विश्लेषण नहीं कर सकते। इसीलिए समाजशास्त्र और आर्थिक समाजशास्त्र दोनों में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि समाज के बिना अर्थव्यवस्था नहीं समझ पाएंगे और अर्थव्यवस्था के बिना समाज भी नहीं समझ पाएंगे। तो इसी तरह से आगे देखते हैं। समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था में संबंध। अभी हम लोग ऊपर देखें कि समाज और अर्थव्यवस्था में संबंध होता है। जहाँ भी जैसे समाज हो वैसे अर्थव्यवस्था होगा। अब संस्कृति में क्या संबंध है? संस्कृति कहने का मतलब कोई भी त्यौहार मनाया जाता है, किसी भी समाज का कोई त्यौहार हो तो उसी के अनुसार अपना अर्थव्यवस्थाएं खर्च करते हैं। आगे देख लेते हैं। आर्थिक समस्या मनुष्य के प्रति प्रकृति को सामाजिक संदर्भ में समझने की एक विशिष्ट प्रतिमान तो है। साथ ही नवशास्त्रीय आर्थिक सिद्धांत को अवधारणा को हल्के में लेने से प्रवृत्ति का सख्त आलोचक है। आर्थिक समाजशास्त्र आर्थिक एवं सामाजिक परिदृश्यों के बीच संबंध अध्ययन करता है, की बारीकियों पर अनुसंधान करता है। शास्त्रीय आर्थिक सिद्धांत यहाँ देखें। समाजशास्त्री मानते हैं कि मनुष्य के कार्य के पीछे सामाजिक और सांस्कृतिक साधन होते हैं, अतः उनके सामाजिक कार्यों के पीछे सांस्कृतिक विविधताएं भी होती है, परंतु इसका अर्थ नहीं है कि उनके कार्यों में बीच तुलना नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए सामाजिक कार्यों में मुख्यतः 3 सामाजिक तरीकों की व्याख्या की जाती है: परंपरा, प्रभाव और तर्कसंग्रह। उनका कहने का मतलब है कोई भी समाज हो अपना अर्थव्यवस्था उसी
तरह से खर्च करेगा, अपना अर्थव्यवस्था वैसे ही चलाता है जैसे उसकी संस्कृति होती है। अपने संस्कृति को देखते हुए अर्थव्यवस्था को खर्च करता है। ये क्या बोल रहा है? मार्क्स, वेबर, दुर्किम, सीमेल, वेबलेन तथा अन्य के विचारों का लेख करें। उनके क्या क्या विचार थे समाज के बारे में, उनके बारे में। यहाँ है कार्ल मार्क्स, जो कि दास कैपिटल एक बुक लिखे हैं, उनमें ये बताया है मजदूरों के बारे में। ये कहा है कि ये जो समाज है ये पूंजीपतियों का समाज होता है। कुछ समाज पूंजीपतियों का समाज होता है जो अपना लाभ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो मजदूरों से बहुत काम करवाते हैं, उनके अनुसार उनको पैसा नहीं देते हैं। जी हाँ, जहाँ पर 5 मजदूर की काम होती है वहाँ 3 मजदूर ही लगाते हैं, उन्हीं से काम करवाते हैं। उनके साथ भेदभाव बहुत होता है, उनका कोई भी बेसिक जो भी ज़रूरत है उसको पूरा नहीं किया जाता है। कार्ल मार्क्स मजदूरों के फेवर में बात करते हैं। उनके अनुसार मानव समाज के सबसे महत्वपूर्ण घटक श्रमिक है। उन्होंने श्रमिकों के बारे में बताया है, सभी गतिविधियां मजदूर के इर्द गिर्द ही घटित होते रहते हैं। उनकी दास कैपिटल में भी इसके बारे में बताया गया है। इनमें सारा पढ़ लेंगे अच्छे से, इनमें यही बताया गया है। श्रमिकों का विशेष जोर दिया है, वस्तु उत्पादन और बंटवारे का सीधा जुड़ा हुआ है। मालिक और मजदूर या अमीर और गरीब के बीच टकराव की स्थिति को जन्म देता है, उसे बनाए रखता है। मालिकों का मुनाफा बढ़ाते ही क्षेत्र पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रकृति पूंजीवाद की जड़ों को गहराती चली जाती है। देख लेंगे ये सब, इसे इम्पोर्टेंट भी नहीं है। आर्थिक विकास समस्या तथा विरोध। इनमें कहा है कि जो आर्थिक विकास होती है उसका उनमें क्या क्या समस्या होती है, उनमें क्या क्या विरोध होते हैं। ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन देख लेते हैं। 1950 के बाद उन्होंने शैक्षणिक तथा नैतिक तरीके से बच्चों से विस्तार करना आरंभ कर दिया। इसके मुख्य पहुँच समाज पारंपरिक अवस्था निकलकर पहुँचित और विकसित अवस्था में प्राप्त हुए, जिसमें उच्च स्तरीय आर्थिक विकास, व्यापार और विदेशी शामिल है। वाशिंगटन सहमति। वाशिंगटन सहमति भी अर्थव्यवस्था को लेकर है। 1980 के आरंभ में विकासात्मक अर्थव्यवस्था की आरे से प्रति क्रांति के स्वर उभरे, जो कि आर्थिक परंपरागत की प्रवृत्ति के परिचायक थे। इससे वाशिंगटन सहमति मतलब जो कि विकास कर रही अर्थव्यवस्था, ग्रो कर रही अर्थव्यवस्था को लेकर जो क्रांति उठे थे विकास करने के लिए, उन्हीं के परंपरागत प्रवृत्ति परिचायक थे, उसी को वाशिंगटन सहमति अर्थव्यवस्था के विकासात्मक रूप को लेकर थी। जब आरंभ में विकास की ओर बढ़ रही थी अर्थव्यवस्था, उसी को लेकर क्रांति की अर्थव्यवस्था को विकास की ओर जाने के लिए जो क्रांति की गई थी उसे वाशिंगटन सहमति के जरिए समझा जाता है। ये फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट है औपचारिकतावाद, तात्विकतावाद। औपचारिकतावाद और तात्विकतावाद ये दोनों आर्थिक नृविज्ञान के दो विचार हैं, जिनमें औपचारिकतावाद पूंजीपतियों के लिए है, तात्विकतावाद समाजवादियों के लिए है। औपचारिकतावाद तात्विकतावाद के बीच अंतर स्थापना हंगरी का आर्थिक इतिहास कार पोलनी ने किया था।
यहाँ देख लेंगे। औपचारिकतावाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों से जुड़ा है, जिसको औपचारिकतावाद को ही अब सारी दुनिया धीरे धीरे मान रही है। और ये सार्वभौमिक है, मतलब ये चारों तरफ इसकी जो सिद्धांत है उसको माना जाता है। इसके सिद्धांत को औपचारिकतावाद के सिद्धांत को सार्वभौमिक रूप से इसके चारों तरफ से माना जाता है। इसको देख लेते हैं। औपचारिकतावाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के सिद्धांत से जुड़ा है, जो स्पष्ट रूप से पूर्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से बिल्कुल अलग है। इसका अर्थ यह भी है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किए जाते हैं। इसके कारण गैर औद्योगिक अर्थव्यवस्था बाजार अर्थव्यवस्था के सिद्धांत के अधीन आ जाती है, जो कि यहाँ ये बोला है कि जो भी गैर औद्योगिक अर्थव्यवस्था है वो बाजार अर्थव्यवस्था मतलब पूंजीपतियों के सिद्धांत के अधीन आ जाती है। औपचारिकतावादी सिद्धांत कार्य करते हैं कि नवशास्त्रीय आर्थिक सिद्धांत के औपचारिक नियम मुख्य रूप से पूंजीवादी बाजार से जुड़े समाजों के अध्ययन से किए जाते हैं। औपचारिक नियमों के मुख्य रूप से पूंजीवादी बाजार से सिद्धांत से किए जाते हैं। इन्हें गैर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रकृति तथा उनकी गतिशीलता की व्याख्या करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सुप्रसिद्ध ये उदाहरण ये पढ़ लेंगे, मतलब यही औपचारिकतावाद जो कि पूंजीपतियों के लिए एक सिद्धांत है, जो कि सार्वभौमिक रूप से ग्रहण किया जाता है। ये बताया गया है। स्वनियंत्रित बाजार कार्ल पोलानी कहते हैं, स्वनियंत्रित बाजार सफल नहीं होता है क्योंकि स्वनियंत्रित बाजार एक तरह से पूंजीपतियों का बाजार है। किसी भी बाजार में, किसी भी अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप होना जरूरी है, क्योंकि सरकार जब तक हस्तक्षेप नहीं करेगी, सरकार जब तक से अपनी जिम्मेदारियां नहीं लगाएगी, तब तक से वो बाजार सफल नहीं होगा। उसी का तर्क देते हैं। पोलानी तर्क देता है कि 19वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति में से ऐसे विचारों को जन्म दिया जिन्हें बाजार उदारवाद के विकास के लिए विश्वास के साथ साथ सभी अर्थव्यवस्था स्वनियंत्रित बाजार का अधीन हो। अर्थव्यवस्था को उनका जनक माना जाता है। प्रतिपादन बाजार नियंत्रण का मांग और पूर्ति नियमों का दृश्य हाथों की तरह काम करेंगे। आगे यहाँ देखेंगे क्या बोले हैं। पोलानी ने स्वनियंत्रित बाजारों के केंद्रीय सिद्धांत को नकार दिया है। पोलानी द्वारा स्वनियंत्रित बाजार का जो सिद्धांत है उसको नकार दिया गया है। उनका तर्क था कि स्वनियंत्रित बाजारों की परिकल्पना जमीनी नहीं है। ये स्वनियंत्रित बाजार की जो कल्पना है वो जमीन पर नहीं लागू किया जा सकता, क्योंकि इसमें अंदरूनी घटनाओं को सीमित रखने की क्षमता का अभाव है तथा सरकारी हस्तक्षेप को अनिवार्यता की संभावना निहित है। स्वतंत्र और स्वचालित बाजारों की बातें इसलिए चर्चा में है क्योंकि पूंजीवादियों इसमें निहित स्वार्थ है। स्वतंत्र और स्वचालित या आत्मनिर्भर बाजार का मतलब है बाजार व्यवस्था में पूंजीवादी का पूरा दखल। इस तरह का बाजार में स्वतंत्र अस्तित्व का मिथक खत्म हो जाता है। यही औपचारिक अर्थव्यवस्था के प्रमुख विचार हैं। कहना है कि स्वनियंत्रित बाजार होता है जो किसी आजकल के जिसको प्राइवेट कहते हैं उस पर नियंत्रित होता है, जिसमें सरकार का हस्तक्षेप न के बराबर होता है, जो कि जमीनी स्तर पर नहीं उतारा जा सकता है। तात्विकतावाद आर्थिक तर्कसंहिता के आधार पर अतिविशिष्ट ऐतिहासिक संरचना। तात्विकतावाद आगे यहाँ देखें क्या बोलता है। आर्थिक तर्कसंहिता के स्थान पर अर्थव्यवस्था विशेष रूप से राय पढ़ने का तर्क देता है। इस संगठन के सहचार प्रत्यय पारंपरिक समाजों की श्रेणी मौजूद है।
आर्थिक तर्कसंहिता की अवधारणा एक अति विशिष्ट ऐतिहासिक संरचना है जो बाजारवादी समाज पर मुख्य रूप से लागू होती है। तात्विकतावाद बाजारवादी समाज पर लागू होती है। इस विचारधारा का जन्म पूर्व में आधुनिक काल में पश्चिमी यूरोप में हुआ था। इस प्रकार पॉल ने उसे सामाजिक रूप से प्रोत्साहित व्यवहार मानता है, एक ऐसा व्यवहार जिसमें परिवार, कुल, गांव आदि का हित सन्निहित हो। तात्विकतावाद समाजवादी व्यवस्था है, समाज के लिए बाजारवादी व्यवस्था है जिसमें परिवार, कुल, गांव आदि का हित होता है, किसी निजी का हित नहीं होता है। यह कोई अपने स्वार्थ पर केंद्रित व्यवहार नहीं है जो मनुष्यों में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। तर्कसंगत निजी स्वार्थ अति विशिष्ट समाज की विशेषता होती है, इसे बाजार मूलक समाज कहते हैं। पारस्परिकता, पुनर्वितरण, आदान प्रदान 3 आयाम है। आदान प्रदान करने का मतलब किसी से लेन देन के लिए 3 आयाम है। पारस्परिकता हो, पुनर्वितरण हो, आदान प्रदान की व्यवस्था है जिसके माध्यम से समाज में चीज़ों का उत्पादन एवं वितरण होता है। पारस्परिकता वस्तु एवं सेवाओं के वितरण का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें एक दूसरे के प्रति सहयोग और साझेदारी की भाव निहित रहती है। वस्तु एवं सेवाएं उन लोगों के बीच आदान प्रदान होता है जो दूसरों से पारिवारिकता तथा कुल एकता जैसे सूत्रों से जुड़े होते हैं। पुनर्वितरण वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान उन स्वरूपों में दर्शाया जाता है जहाँ एक केंद्रीय अधिकरण द्वारा हर चीज़ वस्तुओं के सेवाओं का संकलन किया जाता है फिर उसे वितरित कर दिया जाता है। पारस्परिकता होती है जो बिना किसी पारस्परिकता वो होती है जो समाज में पारस्परिकता वो होती है जो समाज में वस्तुओं और सेवाओं का वितरण करने के लिए सहयोग दिखाया जाता है, साझेदारी दिखाई जाती है, वो पारस्परिकता हो जाती है। किसी दूसरे को सहयोग किया तो पारस्परिकता में आ गया, किसी दूसरे को सहयोग करके कुछ वस्तु या सेवा दे दिया उसको पारस्परिकता कहते हैं। आदान प्रदान अपने घर परिवार में कोई सामान लेन देन के लिए करते हैं और पुनर्वितरण करते हैं किसी एक केंद्रीय संगठन द्वारा कुछ वस्तुएं हैं जिसको कहीं कहीं भेज दिया जाता है। जैसे केंद्र सरकार राज्यों में कुछ वितरण करती है, वो पुनर्वितरण के आ जाता है। यह आसान है, पढ़ लेंगे। पूर्व में पूंजीवादी और व्यवस्था मुख्य रूप से एकीकृत होती है। पारस्परिकता पुनर्वितरण आधार होते हैं जबकि पूंजीवादी समाज आदान प्रदान बाजार प्रणाली के द्वारा दूसरे को जोड़ते हैं। ये जो पूंजीवादी जो समाज है वो आदान प्रदान द्वारा जोड़ते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि पूर्व में पूंजीवादी समाज में पास सक्रिय समाज नहीं थे, बाजार स्थल हुआ करते थे जहाँ पहुँचकर लोग व्यापारिक गतिविधियाँ करते थे, परंतु ये बाजार स्वनियंत्रण नियमों द्वारा संचालित नहीं था। ये वस्तु एवं सेवाओं का वितरण को 3 प्रणालियों मौजूद थी जो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती थी। ये आसान अपने से बनाकर भी लिख सकते हैं हम लोग। भारत में दान धर्म मार्शल माउस द्वारा उपहार आदान प्रदान किया गया। भारत में दान धर्म के लिए बताया गया है कि किसी भी भारत में जो दान धर्म होता है, किसी भी पंडित को ब्राह्मण को कुछ दान में दे दिया जाता है, तो पहले ये भारत में दान धर्म की व्यवस्था महाभारत या आदिकाल से चली आ रही है। उस समय भी ब्राह्मणों को कुछ दे दिया जाता है तथा दान धर्म। आसान है, देख लेंगे। पारस्परिकता तथा पुनर्वितरण व्यवस्था एकीकरण का प्रचलन पूर्वावस्था है। इन समाज में उपहार अर्थव्यवस्था के 3 नैतिक दायित्वों को पर्याप्त सामग्री प्राप्त हुई है। ये 3 दायित्व हैं: देना, प्राप्त करना तथा उपहारों का विनिमय। इनके आधार पर मौस ने दान धर्म के सिद्धांत का पता लगाया जो ब्राह्मण से संबंधित था। जो दान धर्म था वो ब्राह्मणों से संबंधित था। भारत में उपहार आदान प्रदान का सिद्धांत महाभारत नामक महाकाव्य से लिया गया है।
इस महाकाव्य का अनुशासन पर्व पर आधारित है। पर्व में उपहार प्रथा विशेष रूप से वर्णन है। इसका आधार पर मौस ने वैदिक युग में उपहारों का आदान प्रदान वाली अर्थव्यवस्था का अस्तित्व को स्वीकारा है। महाभारत को असाधारण कुंभकारों की कहानी मानता है और उसमें सारा चीज़ें पढ़ लेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इस प्रकार आर्थिक धर्मशास्त्र एक विचार प्रस्तुत करता है। उपहार देने वाले का विस्तार होता है अर्थात उपहार में व्यक्ति स्वयं को ही दे डालता है। अर्थ में उपहार देने वाला दूर जाता है, बल्कि ऐसे कहा जाता है कि दान के रूप में ऐसा ये माना जाता है कि जो आप दान करेंगे वही आपको मिलता है वापस। तो दान के रूप में जो कुछ जन्म में दिया जाता है वो देने वाले को अगले जन्म में प्राप्त होता है। इस प्रकार उपहार के पुनरुत्पन्न करता है। जैसे कि मौस लिखता है कि देने वाला जितना देता है उसे वापस मिल जाता है। दान खत्म नहीं होता बल्कि पुनरुत्पादित हो जाता है। इसलिए कहीं कहीं कुआं खोदा जाता था कि वो कुआं प्यासे के लिए अमृत होता था और उसको अगले जन्म में अमृत का पान हो जाए तो बढ़कर वापस मिलता है। भोजन देने का मतलब है जन्म दिया है तो अगले जन्म में वो प्राप्त होगा। इसलिए कुआं खुदवाते थे, जो पानी का स्रोत का दान दिया जाता था तो प्यासे के लिए जीवन बीमा की तरह अमृत की तरह होते थे। इस प्रकार कपड़े, शीतल छाया, तापती धूप में सुरक्षा के लिए चप्पल आदि दान दिया जाता था। ये सब आगे तर्क देता है कि अर्थव्यवस्था नैतिक और आर्थिक रूप से नियंत्रित थी, जिसमें किसी औपचारिक करार, लिखित दस्तावेज आवश्यकता नहीं थी। पहले था जिसमें कोई भी किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं थे कि हम आपको दे रहे हैं तो आपको हमको लौटाना होगा, या कोई करार नहीं था, या किसी प्रकार का बॉन्ड नहीं बनाया जाता था। पहले ऐसे ही लोग अपने मर्जी से कुछ दान धन दे देते थे। आज की बाजार मूलक अर्थव्यवस्था से अर्थव्यवस्था नितांत भिन्न थी। बाजार मूलक अर्थव्यवस्था में चीज़ प्राप्त करने को उनकी कीमत चुकानी पड़ती है। आज की व्यवस्था में हमें कोई भी चीज़ प्राप्त करने के लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ती थी, लेकिन पहले ये नहीं हुआ करता था। पहले दान के रूप में, दान के स्वरूप में मिल जाता था। ये पढ़ लेंगे। गिफ्ट एक्सचेंज माउस, ये सारा चीज़ दिया गया है जो कि आप अपने आप से बना सकते हैं। उपहारों के आदान प्रदान की आलोचना ये से होता है कि जैसे कोई ब्राह्मण होते थे, वो क्षत्रिय से कोई भी चीज़ ले लेते थे, लेकिन वही जो नीच जाति के लोग रहते थे उनसे बने हुए पकवान नहीं लेते थे। तो उनमें आदान प्रदान का आलोचना यही करता है कि किसी खास वर्ग के द्वारा दिए गए दान को ही लोग स्वीकार करते हैं और किसी खास वर्ग के लोगों के द्वारा दिए दान को स्वीकार नहीं करते हैं। इनमें वो भारत में अभी मौजूद नहीं है। 3 महत्वपूर्ण दायित्व जो मौस के अनुसार अर्थव्यवस्था में नहीं थे: देने का दायित्व, प्राप्त करने का दायित्व और पारस्परिकता का दायित्व। यही है कि क्या देने का दायित्व क्या है आपका, जो प्राप्त करते उसका दायित्व क्या है, और जो पारस्परिकता है, जो उसका संबंध है, उसका दायित्व क्या है। भारतीय संदर्भ में देने का दायित्व ब्राह्मणों के संबंध में अस्तित्व में नहीं है। हाँ, ब्राह्मणों में प्राप्त करने का दायित्व है। भारतीय समाज में ब्राह्मण देने के दायित्व पे नहीं रहता है। ब्राह्मण प्राप्त करने का दायित्व है उसका। देने का दायित्व क्षत्रिय होता है। ब्राह्मण केवल प्राप्त करने का दायित्व जरूर मिलता है। इसी प्रकार क्षत्रिय को प्राप्त करने का दायित्व का होना नहीं है, केवल देने का दायित्व होता है। पूरे प्रकरण में शूद्र पूरी तरह गायब है, क्योंकि देने में क्षत्रिय और लेने में ब्राह्मण हो गया, और इसमें शूद्र का कोई भी वर्णन नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण उनके द्वारा दिया गया पक्का खाना नहीं लेते हैं। दायित्व वाली प्रथा अछूत पूरी तरह गायब है, इनका यही कहना है। देख लेंगे इसको भी। नया आर्थिक समाजशास्त्र, इसका अर्थ क्या है और ये देख लेंगे। संस्थागत नया आर्थिक समाज ये कैसे कैसे है। नया आर्थिक समाजशास्त्र का अर्थ है
जो पहले का समाजशास्त्र, जो पहले की सभ्यता थी, जो पहले की संस्कृति थी, जो पहले का अर्थव्यवस्था था, उन सबसे हट के एक नया आर्थिक व्यवस्था बनाया गया, एक नया समाज बनाया गया। इसी के बारे में नया आर्थिक समाज कहते हैं। इसके बारे में हम लोग जान जाएंगे। समकालीन आर्थिक नीति तथा इनमें कई नई संभावनाएं सामाजिक अंतर संबंधों का निर्माण करती है। समकालीन आर्थिक जगत तथा इससे कई नई संभावनाएं, अभी काल का जो आर्थिक जगत है और उसमें कई तरह के समाज का जो अंतर संबंध है उसको निर्माण करेगी। व्यापक सामाजिक रुझानों द्वारा स्वयं के नए स्वरूपों का धारण करती है। बाजार तथा संस्थानों के संगठन सामाजिक असमानता का आधार कैसे तैयार करते हैं, किस प्रकार, इसी के बारे में हम लोग पढ़ने के करेंगे। यहाँ से एक पॉइंट हम लोग यहाँ आ जाएंगे कि अर्थशास्त्रियों ने नवीन संस्थात्मक अर्थव्यवस्था का विकास किया है। इसका उद्देश्य सूक्ष्म अर्थशास्त्र की सहायता से आर्थिक संस्थानों के कार्यों की व्याख्या करना। दूसरी ओर समाजशास्त्रियों ने आर्थिक समाजशास्त्र का विकास किया, जिसे आर्थिक जीवन का नया समाजशास्त्र कहते हैं। कहने का मतलब जो पहले की अर्थव्यवस्था थी उससे हटकर छोटे छोटे पॉइंट को जोड़कर नया अर्थव्यवस्था, नई नई खोजें कर दी गई, जिससे एक नया अर्थव्यवस्था, नया समाज का निर्माण हुआ। उसी को नया आर्थिक समाजशास्त्र कहते हैं। यहाँ देख लेंगे, यद्यपि दोनों नए संस्थागत अर्थव्यवस्था तथा नए आर्थिक जीवन के समाजशास्त्र में कुछ कमजोरियाँ हैं, फिर भी नए आर्थिक समाजशास्त्र के नव जीवन का संचार किया। नए आर्थिक समाजशास्त्र का उदय पहले दशक में हो चुका था, 1980 के दशक में देखी जा सकती है। ये आ सकता है कि नए आर्थिक समाज की उत्पत्ति तथा विकास। अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र के बीच मौजूदा व्यापक क्षेत्र में दो ऐसी विचारधाराएं का उदय हुआ जो आर्थिक समाजशास्त्र के लिए विशेष रूप से उपयोगी थी, और इन दोनों के मिलन से नए आर्थिक समाजशास्त्र का उदय हुआ। इन दोनों विचारधाराओं का नाम है नया संस्थागत अर्थव्यवस्था और आर्थिक जीवन का नया समाजशास्त्र। संस्थागत मतलब कोई भी अर्थव्यवस्था चलाना जो निजी तौर पर नहीं, किसी संस्था के द्वारा चलाना, कोई ग्रुप बनाकर चलाना, वही संस्थागत अर्थव्यवस्था का रूप हो जाता है। इसको समझने के लिए हम लोग देख लेंगे। ये सब आप लोग देख लेंगे, सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नया अर्थशास्त्र जो हुआ था वो नहीं के समय में हुआ था। मार्क ग्रोनवेटर यहीं आए थे, तो नए जो सामाजिक परिदृश्य था उसको अलग तरह से देखे। इन्हीं के समय आने के बाद नया आर्थिक जीवन शुरू हुआ था। आर्थिक जीवन में सामाजिक और सांस्कृतिक निर्भरता। आर्थिक जीवन में जो समाज और संस्कृति का क्या क्या निर्भरता है। आर्थिक जीवन जैसे दान, लेन देन, किसी को कुछ देना, भेंट देना, भेंट लेना, ये सब आर्थिक वस्तुएं हैं और ये समाज में चलती है, तो इसीलिए इसको आर्थिक जीवन में सामाजिक और सांस्कृतिक निर्भरता कह सकते हैं। अब अगला यह है पारस्परिकता तथा उपहार के बारे में। पारस्परिकता मतलब संबंध, समाजों के बीच संबंध। यह सकता है कि पारस्परिकता की प्रवृत्ति क्या क्या है, प्रकृति कौन कौन है। वैधानिक, जैसे कोई वस्तु किसी को देते हैं तो एक विधि के द्वारा, एक बॉन्ड के द्वारा, वो वैधानिक हो गया। मान लीजिए किसी को हम पैसा दिए तो उससे लिखवा लेते हैं कि हाँ इतने दिन में आप वापस देंगे, ये करेंगे, तो इससे वैधानिक हो गया। तर्कसंगत, जैसे आप बात विचार से दे देते हैं। और सामाजिक, जैसे आपके लिए वो जरूरी नहीं है लेकिन समाज के लिए, आप समाज का हिस्सा है इसीलिए आप उसको ग्रहण करें, ग्रहण दें, ये सब सामाजिक हो जाते हैं। अब यहाँ ये है पारस्परिकता का प्रकार। पारस्परिकता का प्रकार सामान्यीकृत, संतुलित और नकारात्मक। सामान्यीकृत जो जनरली होता है, संतुलित आगे पढ़ेंगे, और नकारात्मक जैसे कहने का मतलब सामान्यीकृत होता है, जैसे हमें कोई चीज़ चाहिए, आपको भी कोई चीज़ चाहिए, तो समान रूप से हो गया। हमें आपसे आपको कोई चीज़ चाहिए, हम आपको दे देते हैं। हमें आपसे किसी प्रकार का कोई वो नहीं होगा कि आप हमें दोबारा देंगे नहीं देंगे, ये हो जाता है सामान्यीकृत।
संतुलित में होता है अगर हमने आपको कोई भी गिफ्ट दिया, मान लीजिए 10 रुपये का, तो आपसे भी हम इच्छा रखते हैं कि अगर आप भी गिफ्ट हमें दें तो 10 रुपये का दें। कहने का था, अगर हम आपको कोई चीज़ देते हैं तो आप हमको उसके बदले में जो देते हैं वो आर्थिक रूप से समान हो तो संतुलित माना जाएगा। सामान्य कृत में हमें कोई वो चाह नहीं है, हमने आपको दे दिया। और नकारात्मक में हुआ कि हमने आपको दे दिया 100 का और आप उधर से हमें कोई गारंटी ही नहीं है कि आप देंगे कि नहीं देंगे, तो ये नकारात्मक हो जाएगी। हम चाह रहे हैं कि हमें दीजिए लेकिन आप नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो नकारात्मक पारस्परिकता हो गई, वो संबंध अच्छा नहीं चलेगा। तो ये है उपहार, तो आप समझ भी करते हैं जो उपहार आदान प्रदान कहते हैं, सामाजिक आयाम से, आर्थिक आयाम से, व्यक्तिगत आयाम से। पारस्परिकता उसे कहते हैं जो लोगों तथा उसके समूहों के बीच चीज़ों का आदान प्रदान का अंतर्निहित होता है, जिसे दो पक्ष में दोनों का या तो किसी एक का लाभ हो। कहने का मतलब जो पारस्परिकता होती है और इसमें है तो दोनों का उससे लाभ होगा या किसी एक का लाभ होगा। कहने का मतलब सामान्यकृत में किसी एक का होगा और संतुलित में दोनों का हो जाएगा। अगर हमने इसको गिफ्ट दिया तो इसका लाभ हो गया, अगर ये हमको दे तो हमको भी लाभ होगा। अगर ऐसा होगा कि केवल इसी को हमने गिफ्ट दिया तो केवल इसका लाभ हो, इसका लाभ नहीं हो, मतलब दोनों का हो या किसी एक का हो, ये पारस्परिकता का बोध कराता है। नए संबंध बनते हैं, इसी के माध्यम से नए नए संबंध बनते हैं, सामाजिक संबंध मजबूत हो जाते हैं, पुराने संबंध प्रगाढ़ हो जाते हैं। आदान प्रदान से होने वाले लाभों सद्भावों को बिगाड़ने के सीधा सा उदाहरण है चीज़ों को व्यक्ति को देने के बजाय उन्हें बाजार में बेच देना। अब आजकल का अर्थव्यवस्था क्या कर रहा है, पहले की अर्थव्यवस्था में हम आदान प्रदान कर लेते थे, लेकिन अब सीधा बाज़ार से खरीदे, हम सीधे बाज़ार में दे देते हैं। तो इससे आपके जैसे बाज़ार में भी अगर आप किसी एक मार्केट से जा रहे हैं, किसी मार्केट में किसी एक दुकान पर जा रहे हैं बार बार, तो आपसे संबंध बना रहेगा, लेकिन आप कुछ दिन बाद उस दुकान को छोड़ दीजिएगा तो आपसे संबंध बिगड़ने लगेगा। ये सब पारस्परिकता की निशानी है। होने वाले लाभों और सद्भावों को बिगड़ने का एक सीधा सा उदाहरण है चीज़ों को व्यक्ति को देने के बजाय उन्हें बाजार में बेच देना। बेचने के सक्रिय होता है तब खरीदार उसे वस्तु को मूल्य देता है। खरीदने का हमेशा प्रतिदिन उम्मीद रखता है कि इसी प्रक्रिया को बेचने वाले व्यवहार खरीदने वाले के प्रति उचित बना रहे। कहने का मतलब वही है, आपका उचित बना रहे। हम कोई चीज़ सामान बेचते हैं तो आप चाहते हैं कि जैसे हम चाह रहे हैं वैसा ही दे दें। हम किसी वस्तु को 10 रुपये में चाह रहे हैं तो आप 10 रुपये में दें हमें, अब 12 रुपये ना कहने तो संबंध बिगड़ेगा। ये सारी व्यवस्थाएं हैं, आप इसको एक बार पढ़ लेंगे सब हो जाएगा। पारस्परिकता की प्रकृति मतलब कौन कौन सी प्रकृति होती है, कौन कौन से नियम रूल होते हैं, कौन कौन सी विधान होती है जिसके द्वारा पारस्परिकता बनाई जा सकती है, बनी रह सकती है। कहने का मतलब पारस्परिकता की मौलिक विशेषता है कि दान के बदले वैसा ही प्रतिदान, जैसा हम दे रहे हैं वैसा ही दे, यही पारस्परिकता से संबंध बना रहेगा। इससे पारस्परिकता की नैतिकता की नीति रहती है, इसका जो मेन रूल नियम होता है वो भी सही से रहती है। प्राप्त करने वाले व्यक्ति के देने वाले के प्रति कृतज्ञता का भाव उत्पन्न रखती है। होता है कि हम आपको दे देते आप कृतज्ञ हो गए, आप बहुत थैंकफुल हो गए। ये कहने का मतलब तो नहीं, एक पक्ष दूसरे पक्ष की जो सद्भावना प्रदान की जाती है उन्हें पुरस्कार माना जाना चाहिए, वस्तुओं का पूरक न्याय माना जाना चाहिए। ये पढ़ेंगे अच्छा लगेगा। वैधानिक परिवर्तन में बताया, वैधानिक परिवर्तन दोनों पक्षों के आदान प्रदान के समझौते के लिए तैयार किया जाता है, जो दोनों को मानने के लिए एक वैधानिक क्रिया होती है जिनके माध्यम से दोनों पक्ष स्वतंत्रतापूर्वक आदान प्रदान की शर्तें आदान प्रदान की शर्तें को स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह का समझौता प्राय समान पक्षों में होता है, बीच में होता है। समान पक्ष मतलब आप धनी है तो धनी से आदान प्रदान करेंगे, समान पक्ष हो जाते हैं, आपका पक्ष भी सेम होता है। वैधानिक परिवर्तन की प्रक्रिया के अंतर्गत दूसरे पक्ष के साथ किए गए शर्तों का उल्लंघन करे तो उसे दूसरा पक्ष उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सके। ऐसी स्थिति में पक्ष तनाव उत्पन्न हो जाता है, पारस्परिक संबंध लागू नहीं होता है। कहने मतलब वैधानिक जैसे हम किसी को कुछ पैसा देते हैं, पहले लिखवा लेते हैं कानून में कि आप इतने महीने में इतने % के लिए, जैसे कोई ब्याज पर पैसा देता है, कहते हैं ना 5% दो, यहाँ लिखो, नहीं दोगे तो हम तुम पर कानूनी कार्रवाई करेंगे, वही हो जाता है वैधानिक परिवर्तन। तर्कसंगत परिवर्तन में आ जाते हैं। तार्किक परिवर्तन तर्क पर आधारित होता है, जो तर्क पर दोनों पक्षों में निहित स्वार्थ आदान प्रदान पीछे मौजूद रहते। तार्किक नहीं होता, जैसे यदि आदान प्रदान की प्रक्रिया बार बार अस्तित्व में आती है तो इसका अर्थ है कि आर्थिक और गैर आर्थिक वस्तुओं को बदलने के दोनों का लाभ हो रहा है। जैसे
मान लीजिए किसी के घर में गाड़ी है, किसी के घर में मान लीजिए एक मशीन है। आजकल तो खेत वोत के लिए मशीन की ज़रूरत होती है, तो हम आपसे गाड़ी मांगे, आप हमसे मशीन मांगे, तो बार बार आदान प्रदान हो रहा है कोई चीज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें भी उससे लाभ हो रहा है गाड़ी से, और आपको मशीन से लाभ हो रहा है, तो दोनों को ही का लाभ हो रहा है, तो ये तार्किक में आ जाएगा। ऐसी व्यवस्था में पारस्परिकता और अनिश्चितता कम हो जाती है, और दोनों पक्षों का व्यवहार अंतर्निहित स्वार्थ की भावना में पारस्परिकता के परिणाम विलीन हो जाती है। अब दोनों अब धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, कोई चीज़ आपसे और मांगेगा, कोई चीज़ और आपसे मांगेगा, तो ऐसा होगा जैसे उनको अब आपके लिए संबंध नहीं, अब आप वो अपने स्वार्थ के लिए मांगेगा कि हमें ये ज़रूरत, हमें यही दीजिए। तो यही होता है तर्क संगत। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में दो से अधिक लोग भी आदान प्रदान में शामिल हो जाते हैं। बाकी समय तो एक अपने स्वार्थ के लिए आदान प्रदान में साख और क्षमता सामाजिक स्तर पर लोगों को इसके लिए आमंत्रित करती है। इस प्रक्रिया में दोनों पक्षों को पहले से निजी स्तर पर कोई जानकारी नहीं होती है, क्योंकि समाज में रह रहे हैं, समाज के लिए क्या सही है, 5 लोगों का ग्रुप है, उनके लिए क्या सही है। आप अपने निजी स्वार्थ नहीं देखेंगे, उन समाज के स्वार्थ के लिए, उन समाज के निज के लिए, उन समाज की व्यवस्था के लिए आप भी उसको परिवर्तन में आ जाते हैं। सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत जब लोगों को आदान प्रदान की जानकारी प्राप्त होती है, तो उन्हें सामाजिक स्तर पर अपना लेने होते हैं। साथ ही यह सामाजिक फलक को सुनिश्चित करता है कि दोनों पक्ष पारस्परिकता के नियमों का सम्मान करें, ऐसा न करे कि स्थिति आदान प्रदान की गाड़ी टूट बन जाए। कहने का मतलब यही है कि हमें मालूम नहीं होता है आगे क्या होने वाला है, समाज के लिए क्या सही है क्या नहीं। ऐसे व्यवस्था आ जाती है कि उधर से समाज के 10 लोग, इधर से समाज के 10 लोग बीच में जो करार करते हैं, उनके लिए हमें मानना पड़ता है। उनके लिए उन समाज की व्यवस्थाएं, उन समाज की पारस्परिकता संबंध को बनाए रखने के लिए हमें वो सारी चीज़ मानने होते हैं जो हमें पता ना होते पहले से। पारस्परिकता के प्रकार। सामान्यकृत पारस्परिकता हमने बताया था, उसमें सहयोग की भावना होती है, लेने की भावना नहीं होती है। सामान्यकृत पारस्परिकता के पीछे सद्भाव और सहयोग की भावना से निहित होती है। इस प्रकार की पारस्परिकता के बदले कुछ पाने की चाहत नहीं रखती है। कोई चीज़ हम किसी को देते हैं तो ऐसा नहीं कि हमें उसको चाहने, उसको वापस पाने का कुछ चाह हो। इसका अर्थ है कि देने वाले को देने में इतना संतोष प्राप्त है, उसके बदले कुछ दिया जाए तो ऐसी धारणा मन में नहीं रहती कि अर्थात इसे पारस्परिकता के अंतर्गत व्यक्ति निस्वार्थ भाव से देता है। यह मन में भावना रखे कि हम दे दिए हैं तो हम लेंगे भी। उन समाज की मजबूत रहती है यहाँ लोगों को परस्पर आत्मीय का भाव रहता है। वे चीज़ों के सिवाय दूसरे को खुशी अनुभव करते हैं, मानकर चलते हैं कि हमारा देना दैविक है। इस प्रकार परिस्थिति समाज और आधुनिक समाजों में भी उन लोगों को देखने को मिलती है जैसे माता पिता बच्चों का लालन पालन पोषण देखभाल के बदले कुछ पाने की चाह नहीं रखते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं। ये आप समझ सकते हैं पारस्परिकता में। जैसे हम कोई चीज़ किसी को देते हैं तो उसको फिर पाने की चाह न रखें, वो निस्वार्थ भाव से हम उसको दे देते हैं। ये सामान्यीकृत हो गया। आगे बढ़ेंगे। तो दूसरा है संतुलित। इस पारस्परिकता में समुदाय और व्यक्तियों के बीच संबंधों का निर्माण करना तथा इन संबंधों को पारस्परिकता द्वारा लंबे समय तक निभाना शामिल है। संतुलित पारस्परिकता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है उत्सव और सांस्कृतिक अवसरों को दूसरों को आमंत्रित करना। ऐसे अवसरों पर वस्तुओं और सेवाओं का स्थानांतरण भी किया जाता है। उपहारों के रूप में चीज़ों का आदान प्रदान प्राय बराबर की हैसियत के लोगों के साथ होता है, जिनमें अपेक्षा सन्निहित होती है और संतुष्टि भी। कहने का मतलब संतुलित में दो बराबर लोगों के बीच होता है, और उन्हें किसी भी पर्व त्यौहार सभ्यता संस्कृति में बुलाते हैं तो उन्हें एक भेंट देते हैं। जैसे दीपावली में हुआ, दीपावली में लोग मिलते हैं तो दो लोग मिलते हैं तो दोनों लोग आपस में भेंट देते हैं। अगर वो किसी को 100 रुपये का भेंट दिया तो वह ऐसा अपेक्षा रखता है कि वो भी हमें 100 रुपये का देगा, इसीलिए बराबर वाले के बीच होती है। तो अगर 100 का दिया तो भी 100 का ही देगा। तो ये हो जाएगा संतुलित। जितना हम आपको दिए उतना ही हम इच्छा रखते हैं कि आप हमें उतना ही दें, ये संतुलित व्यवस्था हो जाती है। फिर भी देने वाला द्वारा मांग के आधारित पर होता है। फिर देने वाला तुरंत ही बदल कुछ नहीं चाहता तो वह समय देता है और उम्मीद करता है जिसे दिया गया वो आगे चलकर कुछ अवश्य देगा।
कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए हमने उसको दे दिया लेकिन वो हमें कुछ दिया नहीं, तो हम उसको कुछ समय देते हैं कि अगली बार तुम हमें उसी जितना दिए हैं उसके बदले हमें दे दें, तो समय देकर भी वो पूरा किया जाता है। वही संतुलित अर्थव्यवस्था होती है। नकारात्मक पारस्परिकता सामान्यीकृत पारस्परिकता के विपरीत होती है। सामान्यीकृत में जिसका कोई भाव ना होता हो कि हमें वो मिले, जिसकी कोई उम्मीद ना होती है कि वो हमें देगा, मतलब वो निस्वार्थ भाव से करता है। लेकिन ये नकारात्मक में वो सोचता है लेकिन मिलता नहीं। कहने का मतलब अर्थशास्त्री और समाज विज्ञानी के बीच इस पारस्परिकता का चलन प्राय नहीं है। इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मेहनत के फल को प्राप्त करता है। इसकी विशेषता है कि दोनों पक्ष अधिक से अधिक पाना चाहते हैं और बदले में कम से कम देना चाहते हैं। मतलब वो चाहते हैं हमें बहुत कुछ दे लेकिन हम उससे कुछ न दें। वस्तु का आदान प्रदान में स्वयं लाभ में रहने, दूसरे को घाटे में रखने की मनोवृत्ति प्रधान होती है। एक व्यक्ति दूसरे को घाटा पहुंचाने की नीयत से काम करता है। ये व्यवस्था पूरी तरह से असहयोग करने का काम करती है। उपहार हम लोग ये सब पढ़े गए। वैकल्पिक नहीं था, ये 3 पारस्परिकता के 3 प्रकार थे। पारस्परिक श्रेणी में नहीं आता, वही वैकल्पिक नहीं आता है। उपहार को दुनिया भर में के मानव समाजों का सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान माना जाता है। उपहार सामाजिक होता है, आर्थिक होता है, सांस्कृतिक होता है। सामाजिक संबंधों को स्थायी बनाने के उपहारों की मूलभूत भूमिका होती है। जो संबंध होते हैं ना, उपहार के द्वारा ही बनते हैं। अगर हम किसी के शादी में गए, अगर उपहार न लेंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। संबंध बनाना है, अच्छा उपहार ले जाइए, संबंध अच्छा बना रहेगा। कहने का यही मतलब है। उपहार भौतिक पदार्थ भी हो सकता है और गैर भौतिक भी स्वेच्छा से दिया जा सकता है। यह मांग की आवश्यकता की पूर्ति के लिए आती है। भौतिक पदार्थ वस्तु या नकदी या ठोस चीज़ों के और अभौतिक में समय हो जाएगा, देखभाल हो जाएगा, प्यार होगा आदि अदृश्य चीज़ शामिल है। उपहार आप 2 तरह से दे सकते हैं। किसी के शादी में कुछ पैसा दे दिए, वो भी उपहार है, या उसको समय दे दिए, उसका कार्य करवा दिए, वो भी उपहार है, जो कि अभौतिक हो जाएगा। उपहारों की मूलभूत विशेषता यह है कि जिससे एक तरफ से पारस्परिकता शामिल होती है। इसी कारण से उपहार देने की प्रक्रिया को मनुष्यों की आकर्षक और सर्वसम्मत गतिविधि माना जाता है। ये पढ़ लेंगे, उपहार के बारे में अपने से भी समझ लेंगे, लिख सकते हैं आप लोग। उपहार देने का अर्थशास्त्र को समझने के लिए उपहारों के पीछे छिपी संवेदना को समझना जरूरी है। उपहारों के अर्थशास्त्र पर किए गए अध्ययनों से पता लगता है कि उपहार देने वाले उपहार को विशेष महत्व देते हैं, जबकि तुलनात्मक रूप से उपहार प्राप्त करने वाला उसे इतना महत्व नहीं देता। अतः यदि उपहार देने वाले की दृष्टि में इसका महत्व उपहार की वास्तविकता कीमत से ज़्यादा होता है, तो उपहार लेने वाले की दृष्टि में उपहार की वास्तविकता कीमत से ज़्यादा होता है, और उपहार लेने वाला दृष्टि से उपहार का महत्व उसकी वास्तविक कीमत से कम होती है। दोनों पक्षों के बीच उपहार के लेन देन की प्रक्रिया अंततः समाप्त हो जाती है। कहने का यह अर्थ है, अगर किसी को हम उपहार देते हैं तो कम पैसा के देंगे तो उतना महत्व नहीं रहेगा। वो चाहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उपहार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा महंगी चीज़ें मिले, तो इससे एक भावना बनी रहती है, एक संबंध बना रहता है। जिस दिन से अगर हम उस उपहार की कीमत कम कर देंगे, कम उपहार देंगे, तो उससे ऐसा हो सकता है कि आगे चलकर वो लेन देन की प्रक्रिया ही ख़त्म हो जाती है। क्योंकि देने वाला बड़ी इच्छा से देता है चाहे कोई भी चीज़, लेकिन उपहार लेने वाला कई माइंड में रहता है कि किस प्रकार के उपहार दिया है, कि वो महंगी वस्तु है या सस्ती वस्तु है। अगर सस्ती वस्तु रहती है तो धीरे धीरे उपहार देने की व्यवस्था ख़त्म कर दी जाती है। महंगी वस्तु रहती है तो वो आगे चलता रहता है। इसका कहने का मतलब यही है। उपहार के आदान प्रदान के आयाम कौन कौन से हैं? एक होता है सामाजिक आयाम। सामाजिक पृष्ठभूमि को उपहार देने का उद्देश्य सामाजिक संबंधों को बढ़ावा देना है। साथ ही उपहार देने के पीछे देने वाले की ईमानदारी छिपी रहती है कि वह उपहार प्राप्त करने की खुशियों को और कठिन वक्त में भी उनके साथ खड़ा है। यद्यपि सहभागिता सामाजिक आयाम नहीं होते हैं, उनकी व्यवस्थाएं, उनके संबंधों को बनाए रखना।
सामाजिक आयाम में उपहार देने वाले और लेने वाले के बीच जुड़ावों और संबंधों का प्रदर्शन होता है। यदि कभी कभी धोखा न हो जाए, से नकारात्मक विवरण भी होते रहते हैं, परंतु हर मामले में नहीं। कभी कभी उपहारों के पीछे सकारात्मक मंतव्य अधिक प्रबल रहते हैं और सामाजिक घनिष्ठता बढ़ना और दूरियां रहने का हल्के पड़े संबंधों का अंतर्गतता को बनाए रखना। पहला, उपहार देने दोनों पक्षों के संबंधों को सुदृढ़ बनाना। दूसरा, उपहार देने व्यवहार की एक औपचारिकता है। उपहार देने के दो उद्देश्य होते हैं। पहला, दोनों के बीच संबंध बनाए रखें, और एक औपचारिकता होती है, एक नियम होता है, एक कानून होता है। आदमी एक औपचारिकता के हिसाब से आगे करता है कि हाँ उपहार देना चाहिए, वो भी देगा। कभी कभी हम लोग देते हैं तो कभी कभी धोखा भी खा जाते हैं, लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं होता है। आर्थिक आयाम का संबंध उपहार देने के पीछे छिपे निहित आशय से होता है, और उपहार की कीमत खुलासा करना भी उसमें शामिल होता है। जैसे कोई बड़े बड़े लोगों को देखेंगे, वो उपहार देंगे तो अगर ज़्यादा महंगा होगा तो उसको अलग तरह से सजाएंगे, जो सस्ता होगा उसको अलग तरह से सजाएंगे। करने वाले जो महंगा होगा उसको ओपनली दे देंगे, जो सस्ता होगा उसको पैक करके देंगे। तो आर्थिक आयाम होता है, उसके अंदर जो छिपे एक आशय होती है उसको दर्शाता है, और उसको कभी कभी कीमत को भी दर्शा देता है। जैसे कोई सस्ता वस्तु होते हैं ना, उसको इन्वेलप कर देते हैं। जो कोई महंगी वस्तु होती है ना, उसको बिना इन्वेलप के ऐसे ही खुलेआम देंगे। जैसे मान लीजिए किसी को मोबाइल देना, अगर आईफोन देना हो तो वो सारा चीज़ निकाल कर आईफोन का लोगो दिखा कर देंगे, लेकिन वही अगर कोई छोटी वस्तु देनी हो तो उसको अच्छी तरह से इन्वेलप कर देंगे, पैकेजिंग करके देते हैं। तो ये आर्थिक आयाम हो जाती है। यह प्राप्त करने वाले पर एक प्रकार का दबाव बना रहता है और एक दायित्व होता है कि बदले में कुछ देना है। और आर्थिक आयाम में अगर मान लीजिए हमने आपको 100 रुपये का कोई भी उपहार दिया, तो आप ले तो लिए, लेकिन आप पर एक दबाव है कि अगली बार उसको भी 100 रुपये का देना होगा, कम नहीं देना होगा। ये आर्थिक आयाम होता है। इससे आदान प्रदान उपहारों प्राप्त करने वाले व्यक्ति प्रतिष्ठा उस पर विनिमय का दबाव बनाती है। यदि वह उपहार के बदले कुछ न दे पाए तो संबंध टूट जाने का आदेशा रहता है, मन में पैदा करती है। जैसा कि सामाजिक आयाम में व्याख्या की गई है कि आर्थिक आयाम के केंद्र में भी उपहार के तत्व मौजूद रहते हैं, यदि आदान प्रदान करने वाले उपहार की कीमत अथवा महत्व लगभग बराबर हो। समझ रहे हैं? अगर किसी को उपहार में 100 का दिया तो भी अपेक्षा रखता है 100 का दे, अगर कम करे तो ऐसा हो सकता है कि डर रहता है कि संबंध टूट न जाए। एक व्यक्तिगत आयाम में उपहारों के आदान प्रदान की जो पद्धति अपनाई जाती है, उसमें उपहार देने वाले और उपहार प्राप्त करने वाले दोनों का अनुभव अथवा उनकी पहचान मौजूद रहती है। इस प्रकार उपहार देने वाले का व्यक्तित्व और उनकी पहचान का पता इस बात से लगाया जाता है कि उसने उपहार किस तरह दिया है। इसी के समानांतर उपहार प्राप्त करने वाले की स्वीकृति के तरीका अर्थात उपहार न लेने की इच्छा की जाहिर करता है, दर्शाता है कि उसके व्यक्तित्व कैसा है, उसकी पहचान क्या है। उपहार लेन देन अथवा उपहार लौटाने के तरीके से उपहार देने वाले तथा उपहार लेने वाले के पक्ष की पहचान आ जाती है। अर्थात इस प्रकार से व्यक्तिगत पहचान के सामने उद्देश्य लेन देन छिपा रहता है। व्यक्तिगत आयाम होते हैं जब दो लोगों के बीच उपहार का आदान प्रदान होता है। मान लीजिए 2 लोग हैं, दोनों लोग के बीच उपहार का आदान प्रदान होता है, तो उपहार के जरिए इनके बीच के संबंध का पता चल जाएगा। घनिष्ठ हैं, कैसा लोग हैं, धनी लोग हैं, गरीब लोग हैं, उपहार देते हैं तो किस तरह से, ग्रहण करते हैं तो कैसे करते हैं, लौटाते हैं तो किस तरीके से लौटाते हैं, ये सारे पहचान आ जाती है इसी से। पहला लाभ प्राप्त करने की उपलब्धि की श्रेणी में आता है और भावनात्मक अनुभूति का प्रतिनिधित्व करती है। इसी प्रकार उपहार देने और प्राप्त करने की सुखात्मक अनुभूति दो श्रेणी में विभाजित करती है, परोपकारी और नास्तिक। परोपकारी मंतव्य रहता है उपहार प्राप्त करने वाले के सुख में समृद्धि करना, और नास्तिक मंतव्य रहता है कि जो अगर व्यक्तिगत लाभ की भावना पर केंद्रित होती है। उपहार दो तरह के कह सकते हैं। उपहार देने का दो दृष्टिकोण है, 3 तरह के निरीह विज्ञान। इसमें एक लाभ होता है, एक लाभ छिपा रहता है।
समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण और आर्थिक दृष्टिकोण बारी बारी से देख लेते हैं। नृविज्ञान दृष्टिकोण। समाजशास्त्रियों का विचार यह है कि उपहार देने की परंपरा मूल रूप से आदिकालीन समाजों में मौजूद थी, पहले से ही मौजूद थी। इन विद्वानों के अनुसार लोग केवल इसलिए उपहार दिया करते थे कि बदले में उन्हें कुछ ब्याज सहित लौटाए जाए। इससे यह अर्थ ध्वनित होता है कि आदिकालीन समाजों में उपहार की कीमत पर विशेष ध्यान जाता था। पहले के समय में भी उसके पैसे किस तरह के उपहार उस पर विशेष ध्यान दिया जाता था। उपहार देने के बदले लोगों को जो धन प्राप्त होता था उसे वो इकट्ठा कर लेते थे, फिर उत्सवों के अवसर पर उन्हें खर्च करते थे। इस प्रकार प्राचीन कालीन समाजों में उपहार देना किसी व्यक्ति के अमीर होने का प्रतीक था। भावना वर्तमान समय में भी मौजूद है, आदान प्रदान में भी देखने को मिलती है। बस अंतर इतना है कि प्राचीन कालीन में सामाजिक उपहार आदान प्रदान पारस्परिकता विद्वान रखती थी, जबकि आधुनिक समय पारस्परिकता जैसी कोई चीज़ नहीं है, वो नगण्य हो गई है। पहले जब उपहार दिया जाता था तो उसको इकट्ठे कर लेते थे और फिर उनको खर्च कर देते थे किसी भी फंक्शन में। लेकिन पहले जो था वो एक दूसरे के संबंध, सामाजिक संबंध, व्यक्तिगत संबंध को लेकर उपहार लेन देन होता था। लेकिन आज भी उपहार लेन देन होता है, लेकिन ऐसा कोई भी पारस्परिकता संबंध बहुत कम है या नगण्य है। तो नृविज्ञानिक ये दृष्टिकोण यही था कि पहले के लोग आदिकाल से उपहार वाला काम चल रहा है, वो दिए गए उपहारों को इकट्ठा कर लेते थे। इकट्ठा करने के बाद उन्हें किसी फंक्शन में, किसी पर्व में, किसी संस्कृति में, किसी त्यौहार में उन्हें खर्च कर देते थे। उनका यही ध्येय रहता था कि अधिक से अधिक उपहार मिले, अधिक से अधिक लाभ मिले। और उपहार देना किसी मजबूत अर्थात धनी होने का एहसास दिलाता था, क्योंकि ऐसा आज भी है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। समाजशास्त्रीय मत रखते हुए नृविज्ञानी ब्रोनिस्लाव मेलिनोवस्की उपहार देने की आत्मा के विस्तार पर क्या मानते हैं? समाजशास्त्री मानते हैं कि उपहार लोगों को आपस में जोड़ते हैं। उपहार के पीछे उपहार देने वाले का आशय होता है, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। समाजवादियों के अनुसार उपहार देना स्वयं को उपहार लेने वाले तक पहुंचने का माध्यम है। इससे उपहार प्राप्त करने वाले की पहचान निर्मित होते हैं। इस प्रकार उपहार दिए जाने चाहने वाले लेने वाले के भी संबंध का निर्माण करते हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण जैसे ए और बी दूर दूर से आए हैं, लेकिन किसी त्यौहार में ये इनके लिए उपहार दिया, ये इनके लिए उपहार दिया। धीरे धीरे इनके दोनों के बीच पहले कुछ नहीं था, लेकिन अब संबंध बनता गया, ये एक समाज बनता गया। तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण ये है। समाजशास्त्रीय जो होते हैं, समाजशास्त्रीय जो समाजशास्त्री होते हैं, उनका ये दृष्टिकोण ये माना गया है कि उपहार से संबंध बनते हैं, समाजों में संबंध बनते हैं, घनिष्ठता बनते हैं। आप किसी दूसरे के पास पहुंच सकते हैं जहां पहुंचना कठिन होता हो, उपहार के जरिए पहुंच सकते हैं। कहीं एक ही जगह में दो लोग दूर दूर के रह रहे हैं, लेकिन हम बोल चाल नहीं है, लेकिन किसी त्यौहार में उपहार लेके जाएं तो हम एक दूसरे से परिचित हो जाते हैं। ये समाजशास्त्रीय का दृष्टिकोण है। आगे आर्थिक का दृष्टिकोण क्या बोलता है? उपहारों का आदान प्रदान अर्थशास्त्र के उपहार देने की प्रक्रिया की क्षमता और उनके अक्षमताओं को दर्शाती है। आर्थिक दृष्टिकोण के द्वारा हर व्यक्ति अपने अहमियत, आत्महित की रक्षा करता है, साथ ही जिससे उपहार देता है उसे देने का लाभ को ध्यान में रखकर चलता है। आर्थिक दृष्टिकोण के अनुसार उपहारों का मौलिक विशेषता यह है कि वे संकेत का काम करते हैं, जो समाजशास्त्री दृष्टिकोण के अनुसार उपहार प्रतीक का काम करते हैं। उपहार देने की धारणा उपहार लेने के प्रति कुछ इस तरह होता है कि वो बदले में कुछ तुरंत प्राप्त करने की उम्मीद नहीं रखता, परंतु उम्मीद जरूर रखता है को जो कुछ भी बदले में देगा उसका आर्थिक मूल्य क्या होगा। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति दुकान पर जाता है, प्राप्त हुए उपहार के बराबर कीमत की किसी वस्तु की मांग करता है जिसे उपहार देने वाले को दे सके, तुरंत लौटाने की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। यह संकेत देता है कि उपहार देने और वाले का कोई संबंध नहीं रखना चाहता है, इसलिए बराबर। आर्थिक दृष्टिकोण यही होता है, जिस तरह का उपहार है उसी तरह के उपहार मिले। मान लीजिए किसी ने
100 रुपया का उपहार दिए, तो ज़रूरी नहीं कि हमें उसी समय दे, लेकिन जब भी दे तो हमें 100 रुपया का दे, कम का ना दे। कम का देगा तो उनके संबंध खराब हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग उनके उपहार को जल्दी लौटाना चाहते हैं। लौटाना करने का मतलब उपहार के बदले उपहार देना चाहते हैं। वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करने की कोशिश करते हैं, जिससे वो अपने संबंध बनाए रखते हैं। क्योंकि अगर नहीं देंगे तो उनके मन में रहेगा को नहीं दिया नहीं दिया, संबंध में कुछ कमी आएगी। लेकिन अगर उसी समय दे दिया तो संबंध और मजबूत होते चले जाएंगे। यही उपहार की विशेषताएं हैं। विनिमय मुद्रा। विनिमय के विभिन्न रूपों में चर्चा वर्णन करने के हमारे दिमाग में 2 प्रकार की धारणाएं आती हैं, मुद्रा और विनिमय। मुद्रा क्या होता है? विनिमय के एक माध्यम के रूप में मुद्रा वह वस्तु है जिसे लोग उत्पादों या सेवाओं को प्राप्त करने के बदले देते हैं। मुद्रा वह वस्तु है जिसको किसी उत्पाद सेवा प्राप्त करने के लिए उसको दिया जाता है। जैसे हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उस उत्पाद के लिए हम मुद्रा पे करते हैं, वही है। परंतु इसका दूसरा पहलू यह भी है कि उत्पादों या सेवाओं के बदले मुद्रा प्राप्त की जाती है। मुद्रा एकमात्र अंतःपरिवर्तनीय और पूर्णतः गैर व्यक्तिगत साधन है। खासकर अर्थशास्त्रियों के लिए मुद्रा अपने अर्थ में विशिष्ट है। यद्यपि दिन प्रतिदिन विनिमय की मुद्रा विभिन्न अर्थों में मौजूद रहती है। मुद्रा का पारंपरिक इस्तेमाल से अलग हटकर अर्थशास्त्री इसका इस्तेमाल करते हैं। अर्थशास्त्रियों की मुद्रा एक माध्यम है जिसके द्वारा विनिमय का घटित होता है। मुद्रा को मूर्त अमूर्त दोनों उत्पादों में बदल अदा नहीं की गई धनराशि के बदले स्वीकार किया जाता है। मुद्रा जैसे रुपया, डॉलर आदि धन के उपयुक्त उदाहरण। मुद्राओं या धन के बिना दुनिया में रहना एक बड़ी चुनौती है। मुद्रा के बारे में जो भी माइंड में है वो सब लिख दीजिए। मुद्रा से हमें कोई वस्तु मिलती है, एक साधन है जिसके द्वारा हम कुछ साधन को किसी सेवा को प्राप्त कर सकते हैं। इनके बिना जीवन में रहना दुश्मन हो जाता है। इनके बिना दुनिया नहीं चल सकती है। अर्थशास्त्री इसको अलग अलग रूप में देखते हैं। मुद्राएं कागजी हो सकती है, किसी रूप में हो सकती है, डॉलर के रूप में हो सकती है, आदि आदि। विनिमय चीज़ों के लेन देन से एक विधि है। विनिमय मतलब लेन देन नहीं होता है, एक्सचेंज जिसे कर सकते हैं। इसे परस्पर निर्भरता का भाव अंतर्निहित रहता है। इसकी 2 अलग अलग विशेषताएं रेखांकित की जा सकती है, एक सहयोगी, दूसरी प्रतियोगिता परक। विनिमय की सहयोगी विशेषता की जड़ें लाभों की साझेदारी से अवस्थित है। सहयोगात्मक विशेषता वाले विनिमय दोनों पक्षों को लाभ होता है। प्रतियोगिता परक प्रतिस्पर्धात्मक विनिमय में टकराव का भाव अंतर्निहित होता है। विनिमय की प्रकृति वस्तु पूरक है या व्यक्ति परक, यह निर्भर करता है तुलनात्मक व्यवस्था में। विनिमय के 2 महत्वपूर्ण रूप होते हैं। पारस्परिक सहमति से किया जाने वाला विनिमय, इसको सौदेबाजी कहते हैं, और दूसरा प्रतिस्पर्धात्मक विनिमय के रूप में किया जाने वाला। सौदेबाजी के आधार पर किया गया विनिमय दोनों पक्षों को अपने प्रति प्रतिबद्ध बना देता है। किसी उत्पाद का मूल्य तय करने के बाद विनिमय के लिए बाध्य हो जाना होता है। सहमति दर्शाते हैं। दूसरे प्रकार के विनिमय में रुचियों को टकराव मौजूद रहता है। पारस्परिक विनिमय में दोनों पक्षों का लाभ होता है, परंतु सौदेबाजी में नहीं। सौदेबाजी नहीं होती है। टकराव की प्रवृत्ति प्रतिस्पर्धा के अंदर छिपी रहती है। विनिमय मतलब लेन देन 2 तरह से हो सकती है। एक सौदा, मान लीजिए किसी वस्तु भी है, कोई वस्तु भी, ये दुकानदार है और ये कोई कस्टमर है। इसके लिए वो तालमेल करता है, सौदा करता है। इसने कहा 100 रुपये, ये कहा नहीं हम 80 रुपये देंगे, 80 रुपये मान जाता है। तो सौदेबाजी के विनिमय हो गया, जिनमें दोनों की सहमति से ये घटित होता है। एक प्रतिस्पर्धात्मक होता है। एक दूसरा है बी, ये भी बी है, ये दूसरा दुकान है। ये प्रतिस्पर्धा लगाते हैं, तुम 100 रुपये में बेचोगे, हम 90 का बेचेंगे, 90 का बेचेंगे हम 80। ये एक दूसरे से कंपटीशन के तौर पे चलता है, जिसमें ये टकराव हमेशा रहता है।
जिसमें लाभ नहीं होता है। विनिमय का इतिहास। विनिमय युगों युगों से चलता रहा है। आदान प्रदान में वस्तुओं का अंतर्निहित मूल्य के आधार पर लोग काम चलाया करते थे। पहले भी धान के बदले धान अगर है, किसी को चावल की ज़रूरत है, किसी को आटे की ज़रूरत है तो चावल देकर आटा, ये अलग अलग ये इतिहास पहले से ही चलता आ रहा है। चावल देकर आटा लेता था, लेकिन मुद्रा आने से अब ऐसा हो गया। पहले भी इनमें ऐसा होता था, अगर मान लीजिए हमें चावल की आवश्यकता है, आपको आटा की आवश्यकता है, तभी हो सकता था। अगर नहीं होता है तो नहीं हो सकता था, या तो खोजना पड़ता था। लेकिन आजकल मुद्रा आ गई है तो हमें चावल की आवश्यकता है तो हम डायरेक्ट चावल मुद्रा पे करके ले सकते हैं, आटा ले सकते हैं। तो ऐसा इतिहास में ही चलता आ रहा है। उनके आयाम जो विनिमय किस प्रकार से बदलते आ रहा है उनको देख लेते हैं। पहले अखेट होता था, जैसे लोग क्या करते थे, विकसित समाज था, अखेट करता था, खाद्य पदार्थ संग्रहण कर समाज का नाम आता है, वैसा समाज का नाम आता है। जो अपना पेट भरने के लिए शिकार करते थे, उनके खाल लाते थे, उनको खाल को बेच लेते थे, उनसे पैसा मिलता था, जो भी मिलता था उनसे अपना भरण पोषण करते थे। ये कहा है, लोग संपत्ति अर्जित करते थे, पेट भरा करते थे। शिकार करके जो कुछ प्राप्त करते थे, कीमत शिकार की जाती है। शिकार में मारे गए जानवरों के खाल शरीर में ढकने के वस्त्र के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। इसके बदले वस्त्र प्राप्त किए जा सकते थे। इस प्रकार पहले धन संचय के रूप में सामान्य आया। इस प्रकार वस्तु धन का संचलन दुनिया के कुछ मार्गों का आज भी मौजूद है। वहाँ भी वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन होता है। शिकार से प्राप्त चीज़ों को वस्तुधन के रूप में इस्तेमाल करने के साथ साथ ऐसी चीज़ों तथा जड़ों को बदले खाद्य सामग्री प्राप्त जिसके अस्तित्व में जिनके इस्तेमाल अस्तित्व में, जैसे कोई ऐसे पेड़ पौधे के जड़े के लिए वो देते थे, उनको कुछ खाने के लिए मिल जाता था, क्योंकि उन जड़ों से जो औषधि बनाते थे वो उनको खाने के लिए दे देते थे। इनको खाना चाहिए, इनको औषधि के लिए जड़ चाहिए, तो ये खाना इनको देते थे और ये औषधि इनको देते थे। ये आज भी चलता रहा। चरवाहा समाज में भी पशुओं को चराया जाता था, उनसे दूध निकाला जाता था, उनको बेचा जाता था, उनसे अपना चला जाता था। लेकिन आजकल तो पशुओं को बेच दिया जाता है, उनको मारने के लिए बेच दिया जाता है, उनके खालें निकाली जाती थी। आज तरह अलग अलग हो जाते हैं। जैसे देखिए, शिकारी भोजन संग्रह के समाज की तरह चरवाहा भी वस्तुधन के चलन के प्रमाण मिलते हैं। पशुओं का पालन करने को उसकी अदला बदली उसके बदले आवश्यकता अन्य वस्तु को प्राप्त समय बिताने, पशुधन संपत्ति बढ़ाने, पशुओं के मूल्य को बदले बेचने का प्रचलन आ गई, जो भी जारी है। इस विकास के साथ पशुओं को मारकर उनके खाल की सीधे वस्तुओं को ही बेचा जाता था। ये सब आगे चलता आ रहा है, बढ़ता आ रहा है। कृषि आधारित समाज के विनिमय माध्यम कृषि आधारित, जैसे खेती होती थी, उनसे जो भी निकलता था उनके बदले दिया जाता था, पैसे लिया जाता था। फल सब्जियां, ये सारी चीज़ें पैदा होते थे, फसलें होती थी, सब्जियां होते थे, मक्का होते थे, गेहूँ होते थे, अनाज होते थे। अनेक प्रकार के पशु पक्षी मिलने के बाद जैसे दूध अंडा सब सामने आने लगा। ये सब कृषि में ही है, ये पढ़ लेंगे। आर्थिक विनिमय भी पढ़ लेंगे। मुद्रा की भूमिकाएं क्या है? उत्पादों और सेवाओं के विनिमय अथवा अन्य तरह के लेन देन के लिए धन का इस्तेमाल जिस प्रकार से किया जाता है वही मुद्रण का रहता है। जैसे किसी वस्तु को खरीदने के लिए, लेन देन करने के लिए मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है, वही इसका धन का कार्य कहलाता है। मान लीजिए किसी वस्तु को खरीदने के लिए मुद्रा देते हैं, तो यही मुद्रा का कार्य है। किसी वस्तु को खरीदने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए मुद्रा का कार्य होता है। जब तक धन किसी के पास होता है तो इसका मूल धन रखने वाले का अधीन रहता है। ये भी पढ़ लेंगे, कोई हार्ड नहीं है, थोड़ा सा समझ लेंगे तो हो जाएगा। मैं समझने का ये मुद्रा वही है, किसी वस्तु को पहले किसी वस्तु के बदले वस्तु हो जाता था, लेकिन आज मुद्रा आ जाने से
लोगों ने डायरेक्ट मुद्रा से वस्तु को खरीदना शुरू कर दिया, यही मुद्रा का कार्य है। धन की प्रमुख भूमिका उनका विनिमय का माध्यम होना है। धन का जो प्रमुख भूमिका है वो विनिमय का माध्यम ही होना है। विनिमय मतलब लेन देन, आदान प्रदान, किसी वस्तु को लेना देना, वो धन का प्रमुख कार्य होता है। विनिमय के माध्यम से होने वाली समानता अर्थ यह है कि उनके बदले कोई चीज़ ऐसा प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि विनिमय के केंद्र में धन होता है, अतः वस्तु या सेवा को प्राप्त करने का माध्यम प्राय धन को ही बनाया जाता है। खरीदारी करने का बैंक जारी के नोट इस्तेमाल किया जाता है, फिर चेक इस्तेमाल किया जाता है। धन के विनिमय माध्यम धन की कीमत निहित होती है, जो धन की खरीदारी करने में मौजूद रहती है। लेन देन को सफल बनाने के लिए विनिमय ऐसा माध्यम होना जरूरी है जिसके द्वारा विनिमय किया जा सकता है। प्राचीन समाजों में वस्तुओं और वस्तुओं बदलने का रिवाज था, केवल उन्हें विनिमय किया जाता है। ऐसे एक बार पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। मूल्य को संचित करना। धन का दूसरा कार्य मूल्य को संचित करना है। संचित मतलब एकत्रित करना है। धन खरीदने की शक्ति को संचालित करता है। धन आपके पास है तो आप खरीद सकते हैं, कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। यह आपकी शक्ति को संचालित करता है। भविष्य में खरीदारी के लिए संचित करके रखे गए धन की मात्रा खरीदारी की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती थी। इसी आशा में लोग जितना धन प्राप्त करते हैं उसे सारे का सारे खर्च नहीं करते। प्राप्त धन के एक भाग को भविष्य खरीदारी के या अन्य रूपों में इस्तेमाल के लिए बचा कर रखते हैं। मूल्य बचाया जाता है, धन बचाया जाता है, क्योंकि आपके पास धन है, आपके अंदर सारी वस्तुएं हैं, आप किसी वस्तु को खरीद सकते हैं। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप नहीं खरीद सकते, इसीलिए आप भविष्य के लिए बचा कर रखते हैं, यही कहा गया है। एक उदाहरण है कि एक मजदूर अपने काम के बदले जितना पगार पाता है उसका एक हिस्सा खींच खर्च कर देता है और शेष को भविष्य के विनिमय को बचा कर रखता है, ताकि उसे उस दिन का संकट का सामना न करना पड़े, उसकी आमदनी कमी आ जाए। तो धन अंतर्निहित के मूल्य के कारण धन खरीदारी की शक्ति के रूप में अर्जित करके रखा जाता है। धन में अंतर्निहित खरीदारी शक्ति बदलती रहती है। वर्तमान में कुछ और होती है, भविष्य में कुछ और, लेकिन धन मूल्य सदा बना रहता है। धन इसी की शक्ति के कारण उसे लॉकर में रखा जाता है। आवश्यकता पड़ने पर उसे बाहर निकाला जा सकता है। अति से जिस तरह खरीदारी की शक्ति उसमें मौजूद है, वही शक्ति बाद में मौजूद रहती है। इसे देख लेंगे, मुद्रा और वैधता देख लेंगे। मुद्रा वो हो गया, वैधता भी देख लेंगे, उसकी क्या कैसे कैसे वैलिडिटी है। मुद्रा अनेक प्रकार के रूप में होता है, जैसे वस्तु, कागज, प्लास्टिक, डिजिटल, ई मुद्रा। सभी प्रकार की मुद्राएं विनिमय के माध्यम के रूप में काम करती है, परंतु क्या है, ई मुद्रा को मुद्रा के रूप में स्वीकारा जा सकता है क्योंकि ऊपर वर्णित 3 प्रकार की भूमिकाएं निभाती है। एक परंतु विनिमय सभी माध्यम धन या मुद्रा का निर्माण नहीं करती। तर्क आधार पर व्याख्या करना। जो धन निर्माण करता है, यहाँ एक ऐसी चीज उपस्थित होती है। कहने का मतलब मुद्रा जो विनिमय का एक माध्यम होता है, इसके द्वारा हम कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। मुद्रा अनेक प्रकार के हो सकते हैं। वस्तु मुद्रा हो सकती है, जैसे वस्तु का बदले वस्तु। धन मुद्रा हो सकती है, प्लास्टिक मुद्रा हो सकती है, कागजी मुद्रा हो सकती है, ई मुद्रा हो सकती है, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट ऑनलाइन करते हैं ना, तो वो ई मुद्रा कर सकते हैं। तो ये सारी मुद्राएं हैं, अपने तरह से बना बना कर लिख लेंगे।